पाठ 23 अनुच्छेद एवं सार लेखन, पैराग्राफ एंड प्रेसी राइटिंग। अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद में किसी एक विषय पर संक्षेप में मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाती है। इसमें एक ही अर्थ, विचार अथवा भाव का प्रतिपादन होता है। अनुच्छेद एक सुगठित वाक्य समूह होता है। इसे संक्षिप्त निबंध भी माना जा सकता है, लेकिन निबंध और अनुच्छेद में अंतर होता है। निबंध में विषय के पक्ष विपक्ष में तथा उसके विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होती है, किंतु अनुच्छेद में विषय की विस्तृत चर्चा नहीं की जाती। केवल मुख्य बिंदुओं का ही वर्णन होता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। विषय से संबंधित सभी भावों या विचारों पर पहले विचार कर लेना चाहिए। विचारों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में लिखना चाहिए। विषय के किसी भी बिंदु की विस्तृत व्याख्या करने से बचना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, सहज एवं सरस होनी चाहिए। अनुच्छेद न अधिक बड़ा होना चाहिए, न अधिक छोटा। यह 5 वाक्यों से लेकर 1 पृष्ठ तक का हो सकता है। उदाहरण स्वरूप कुछ अनुच्छेद नीचे दिए जा रहे हैं। डायरी की उपयोगिता। दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं को स्थायी स्वरूप प्रदान करने का कार्य डायरी का है। डायरी में प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं में से प्रमुख या विशेष रूप से प्रभावित करने वाली घटना को ही लिखा जाता है। डायरी आत्माभिव्यक्ति का उत्तम साधन है। जो बात हम किसी से नहीं कह सकते, उसे डायरी में लिखकर अपने मन का बोझ हल्का कर सकते हैं। यह एक साथ श्रेष्ठ मित्र, भाई तथा आदर्श अभिभावक है। वर्तमान काल में लिखी गई उत्कृष्ट डायरी भविष्य का साहित्य बन जाती है। यह मार्गदर्शक होती है जो भविष्य की राह दिखाती है। डायरी लेखन असाधारण कार्य है। यह प्रतिदिन के कार्यों में हमें नियमित रहना सिखाता है। डायरी लेखन से न केवल आत्माभिव्यक्ति की क्षमता का विस्तार होता है, बल्कि यह व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है। विद्यार्थियों के लिए तो यह विशेष उपयोगी है। इससे छात्रों में चिंतन मनन और स्वयं को परखने की क्षमता विकसित होती है। चरित्र निर्माण में भी यह सहायक होती है। यही कारण है कि संसार भर के अधिकांश महापुरुष अपने जीवन में डायरी लिखते रहे हैं। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, एनी फ्रैंक एवं जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे महापुरुषों के जीवन चरित्र का आधार उनकी डायरियां ही बनी, जिनसे उनके जीवन के अनेक तथ्य उजागर हुए। परोपकार। परोपकार का अर्थ है बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना। अपने हित की चिंता न करते हुए जब व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वही सच्चे अर्थों में परोपकार कहलाता है। परोपकार की भावना तथा प्रेरणा मनुष्य को प्रकृति से मिलती है। सूर्य, चांद अपनी किरणों से संसार को प्रकाश देते हैं। बादल जल बरसाते हैं। नदियां निरंतर बहती हुई आसपास की भूमि को सींचती हैं। वृक्ष हमें फल देते रहते हैं। क्या प्रकृति के ये तत्व हमसे किसी प्रत्युपकार की आशा रखते हैं या बदले में कुछ मांगते हैं? नहीं। तो बस यही है परोपकार की भावना का मूल। परोपकार से दूसरे व्यक्ति का तो भला होता ही है, किंतु स्वयं को भी आत्मिक शांति मिलती है, हृदय निर्मल हो जाता है। यदि विद्यालय, अनाथालय, धर्मशाला बनाना परोपकार है, तो दीनहीन गरीब लोगों को मुफ्त शिक्षा देना भी परोपकार है। इससे दीनहीन लोगों को सहायता मिल जाती है, समाज का कल्याण हो जाता है तथा परोपकारी व्यक्ति सबके स्नेह, प्रेम और श्रद्धा का पात्र बनता है। दूरदर्शन की उपयोगिता। विज्ञान ने मानव को विभिन्न सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। टेलीविजन या दूरदर्शन उसकी प्रमुख देन है। दूरदर्शन शब्द की रचना दूर और दर्शन इन 2 शब्दों के योग से हुई है। दूरदर्शन का अर्थ है दूर की वस्तु, व्यक्ति, दृश्य आदि के दर्शन। यह एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम दूर की वस्तु,
व्यक्ति आदि के चित्र को देख ही सकते हैं, साथ ही ध्वनि भी सुन सकते हैं। यह रेडियो का विकसित रूप है। दूरदर्शन ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। इसके द्वारा जनसाधारण को शिक्षित किया जा सकता है। कृषकों को खेती के आधुनिकतम साधनों के उपयोग की शिक्षा दी जा सकती है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर जनसामान्य को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित किया जा सकता है। इसके माध्यम से दूर दराज के गांवों में बैठे बच्चों को भी शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा रही है। दूरदर्शन के माध्यम से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते हैं। यही कारण है कि आज दूरदर्शन वर्तमान जीवन का एक आवश्यक अंग बन गया है। दूरदर्शन मनोरंजन का सर्वसुलभ साधन है, जिसके द्वारा घर बैठे ही सिनेमा और नाटक देखे जा सकते हैं। मधुर संगीत का आनंद उठाया जा सकता है और देश विदेश की यात्रा की जा सकती है। अनुशासन। अनुशासन को मानव जीवन का मूल आधार माना गया है। ऋतुओं का क्रमबद्ध परिवर्तन, सूर्य और चंद्रमा का नियम, समय पर उदय और अस्त होना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सब इतना नियमित है कि उनमें एक सेकंड का भी अंतर नहीं होता। इतना ही नहीं, वृक्ष, फल, फूल, सब्जियों आदि का ऋतुओं के अनुसार उगना अनुशासन का ही परिणाम है। जीवन का मूल मंत्र ही है अनुशासन। यह दो प्रकार का होता है, बाह्य अनुशासन और आंतरिक अनुशासन। बाह्य अनुशासन आरोपित होता है, किन्हीं बाहरी शक्तियों द्वारा थोपा गया होता है। अनुशासन न मानने पर दंड अथवा सजा का प्रावधान होता है। इसके विपरीत आंतरिक अनुशासन स्वयं पर स्वयं द्वारा किया गया अनुशासन होता है। इसमें भय अथवा दंड का कोई विधान नहीं होता। अनुशासनहीन व्यक्ति की तुलना पशुओं से की जाती है। देखा जाए तो वे भी इतने अनुशासनहीन नहीं होते जितना कि एक उद्दंड तथा उच्च श्रृंखल मनुष्य। अपनी आत्मा की आवाज को सुनकर उसके कहे अनुसार चलना आत्म अनुशासन कहलाता है। अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार आत्म अनुशासन ही है। यह ऐसा अनुशासन है जो किसी व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक और वैयक्तिक दृष्टि से अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ बना देता है। सार लेखन, प्रेसी राइटिंग। सार लेखन को सारांश लेखन या संक्षेपिका भी कहते हैं। इसमें किसी भी गद्यांश को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सार लेखन में मुख्य बातों को ग्रहण करके व्यर्थ की बातों को छोड़ दिया जाता है।